मेरा नाम संगीता है। मेरे दामाद ने अपनी सारी संपत्ति मेरी बेटी अंजू के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं करता था। वो उसके आगे पीछे घूमता फिरता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेटी खुश नहीं थी। वो मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती कि माँ, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, मुझे उसका बंगला गाड़ी पैसा कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे तलाक नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान की कसम, मुझे उससे तलाक चाहिए। एक दिन रात के 3 बजे मुझे दामाद ने उसके घर बुलाया। वहाँ पहुँचने पर अंजू की हालत देख मेरा दिल काँप गया, क्योंकि मेरी बेटी अंजू के लिए मैंने कैसा निर्णय लिया था। उसके लिए ये सब मुश्किल हो रहा था। इस दुनिया में अंजू के अलावा मेरा कोई नहीं था। पति के निधन के बाद मैंने लोगों के घर के काम करके अंजू को पाला पोसा, और आज वो 21 साल की हो गई थी। अंजू दिखने में जितनी सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका मन था। साथ ही सुरीली आवाज़ की धनी थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि कॉलेज में कई लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। लोगों के यहाँ काम करते करते मुझे एक कारखाने में काम मिल गया, और इतने पैसे तो मिल ही जाते कि जिससे हमारा गुजारा हो जाए। पर कुछ समय बाद मेरी बेटी अंजू के जीवन में मोहन आया, जिसने हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी। वो अंजू की आवाज़ का दीवाना था। वो हमारा घर ढूंढते हुए आया और मुझसे शादी के लिए अंजू का हाथ मांगने लगा। मैं तो ये सब देख के हैरान थी, क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। आखिर उसे हम जैसों से क्यों रिश्ता जोड़ना था। आगे वो कहने लगा कि मैं अंजू की आवाज़ का दीवाना बन गया हूँ और उससे प्यार करने लग गया हूँ। मैं उसे जीवन भर अपने साथ रखना चाहता, ताकि जीवन भर उसकी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ती रहे। मैं आज बहुत बड़ी दुविधा में खड़ी हुई थी। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर अगले ही पल लगा कि इससे शादी करने के बाद मेरी अंजू बहुत खुश रहेगी। उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ मोहन की एक कमी मुझे अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर रही थी, और वो कमी थी कि मोहन को दोनों आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। कैसे मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से करा दूं? पर मोहन ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वो अपने सारे काम खुद ही करता है, और अंजू उसके यहाँ खुश रहेगी। मैंने भी अपनी बेटी के सुख के लिए उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी हुई, और वो भी बहुत धूमधाम से। शादी का सारा खर्च मोहन ने ही किया था। हालांकि वो दिखने में सुंदर नहीं था। सबको हैरानी हो रही थी कि क्यों मैंने अपनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से करा दी। खैर, अंजू विदा हुई और मेरी जान में जान आई कि मेरी बेटी अब आगे की जिंदगी सुख से बिताएगी। दूसरे दिन जब मैं उसके ससुराल पहुंची तो पता चला कि वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही बाहर घूमने? मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर। घर आने पर मैंने अंजू को फ़ोन मिलाया। उसने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया, और उसकी आवाज़ से वो मुझे थोड़ी उदास सी लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम लोग कोई भी विधि किए बिना ही कैसे बाहर घूमने जा सकते हो, तो कहने लगी कि मोहन कह रहे थे कि पहले थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, बाद में फिर मेहमानों से मिल लेंगे। माँ, पर तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी जैसा तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें पता था ना कि मोहन अंधा है, फिर भी तुमने मेरी शादी उससे करा दी, और मुझे आखिरी तक पता ही नहीं चलने दिया। इससे आगे मुझे अब कुछ और कहना ही नहीं है। और उसने फ़ोन काट दिया। आज मुझे अंजू की बातें सुनकर पछतावा हो रहा था, लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि मेरा दामाद अमीर है और अंजू वहाँ खुश रहेगी। वो अकेला वारिस था उसकी इतनी सारी संपत्ति का। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी के बाद वो अपनी सारी संपत्ति अंजू के नाम कर देगा, और उसने ऐसा किया भी। एक हफ्ते बाद मैं अंजू से मिलने गई तो मोहन काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। मुझसे कहने लगा कि आप अपनी बेटी को ठीक से समझा दीजिए। उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान है, बस एक ही कमी है मुझ में, और जिस वजह से वो मुझे अनदेखा करती है। मैंने अंजू को बहुत समझाया, पर वो बिना कुछ बोले बस नज़र नीचे किए खड़ी थी। उसने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। शादी से पहले मोहन मुझ पर और अंजू पर काफ़ी पैसे खर्च करता था, पर जब से शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया था। और अब मेरी अंजू और ज़्यादा उदास रहने लगी थी, और अब तो हमारी बातें भी पहले जैसे नहीं होती थी। मुझसे मिलने भी अब ज़्यादा नहीं आती, और जब आती तो मैं उसे रुकने के लिए कहती मेरे पति को मैं कहीं रहूं ये पसंद नहीं है। मुझे अब मोहन पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मोहन को अच्छे से पता था कि हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर भी वो अंजू को मुझसे मिलने से रोक रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, और मैं दूसरे दिन मोहन से
इसी बारे में बात करने गई। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि मैंने कभी भी अंजू को आपसे मिलने से रोका नहीं है, आप चाहे तो अंजू से ही पूछ सकती हैं। और जब मैंने अंजू की तरफ देखा तो वो नज़र नीचे कर चुपचाप बैठी हुई थी और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने वहाँ जाकर उससे पूछा तो बोली कि माँ, मेरी अब शादी हो गई है और ऐसे बार बार तुम्हारा यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता और अब मुझे वो तुम्हारा छोटा घर भी अच्छा नहीं लगता। अंजू की बातें सुन मैं हैरान थी और दुखी भी। मैंने सोच लिया कि अब अंजू से मैं नहीं मिलूंगी और कुछ दिनों बाद वो खुद ही मेरा हालचाल जानते घर आ जाएगी। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी अंजू घर नहीं आई। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया पर अंजू मुझसे मिलने नहीं आई। आखिर मुझे ही रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने उसके घर पहुंची। समय बीतने लगा और धीरे धीरे मुझे अंजू में बदलाव नजर आने लगे थे। कभी वो खुश रहती तो कभी उदास। जब मैंने मोहन से इस बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैंने सारी संपत्ति आपकी बेटी के नाम कर दी है। उसके आगे पीछे नौकरों की तरह घूमता रहता हूँ, उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों वो उदास रहती है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ दिन यही रहकर देखूं कि आखिर दिक्कत कहाँ है। उस पर मोहन ने तुरंत हाँ कह दी, पर मेरी बेटी अंजू इसके लिए मना किए जा रही थी। ये सुन मुझे बड़ी हैरानी हुई। 2 दिन बीते पर अंजू अभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक दिन मैं अंजू को बुलाने उसके कमरे में जा रही थी, तब मुझे किसी की तो बात करने की आवाज़ आई। मुझे लगा अंजू और दामाद जी बात कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस लौट आई। पर जैसे ही मैं हॉल में वापस आई तो देखा मोहन सामने से आ रहा था। मैंने उससे कहा कि दामाद जी, आपको दिखाई नहीं देता तो आप रोज ऑफिस क्यों जाते हो? तब वो कहने लगा कि हालांकि मुझे दिखाई नहीं देता पर मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। मैं तब तो कुछ नहीं बोली, पर मन में यही ख्याल आया कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ अंजू की किससे बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने अंजू से पूछा तो बोली कि मैं अपने कमरे में अकेली ही थी, मैं अपनी सहेली से ही बात कर रही थी। उसका जवाब मैं सुन चुप हो गई। पर यही सब बार बार हो रहा था। घर में मेरी बेटी किसी के साथ तो बात कर रही थी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। उसके कमरे का दरवाज़ा भी हमेशा बंद रहता था, पर मैं जब भी ध्यान देती तो वो किसी तो पुरुष से बात कर रही होती। मुझे अब बहुत चिंता लगने लगी थी। मैंने अंजू को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो हमेशा यही कहती कि मैं किसी से बात नहीं करती। वो मेरी बातों को अनदेखा कर रही थी। अब मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटी पर शक करके हम दोनों का रिश्ता खराब न कर लूं। हार कर मैं वहाँ से बिना कुछ बोले अपने घर निकल आई। कुछ समय बाद अंजू का फ़ोन आया और उसने आगे जो कुछ कहा उसे सुन तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वो रोई जा रही थी और यही कह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, थक गई हूँ मैं अब इन सब से, मुझे बस अब तलाक चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन बेटा, क्या बात हुई है? दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मुझे बस अब नहीं रहना है। धीरे धीरे मैं एक मानसिक रोगी बनती जा रही हूँ। मुझसे अंजू की हालत देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन बाद मैं उसके घर पहुँची तो मैं हैरान रह गई थी। अंजू रोई जा रही थी और उसके बगल एक लड़का खड़ा था जो उसे शांत किए जा रहा था। गोरा रंग, घुंघरैले बाल। अंजू उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं उस पर जोर से चिल्लाई, पहले तो तुम दूर हो जाओ मेरी बेटी से, और तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तब अंजू रोते रोते बोली कि माँ, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद मोहन है। ये एक धोखेबाज इंसान है और मैं इसके साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं सोचने लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोहन तो सांवले रंग का है और उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो आंखों पर काला चश्मा लगाता है, लेकिन ये तो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मैंने अंजू की तरफ गुस्से से देखा, पर वो बार बार बस यही कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए। आखिर ये सब चल क्या रहा था? सामने खड़ा लड़का एकदम चुप था, पर फिर ऐसा लगा कि कहीं अंजू के साथ सच में कुछ गलत नहीं हो रहा, जिस वजह से वो बार बार तलाक के बारे में कह रही थी। उसके बाद अंजू फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने शादी के पहले दिन से अब तक की सारी बातें बताई, जिसे सुन मेरी रूह कांप गई थी। जब मैंने दामाद जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। अंजू कहने लगी कि शादी करके जब मैं इस घर में आई तो ये घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। जोरदार तरीके से मेरा स्वागत हुआ। ये सब देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो जा रही थी। बहुत सपने संजोकर आई थी मैं इस घर में। मेरा कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। मैं अपने कमरे में अपने पति की राह देख रही थी। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी में जिस किसी ने देखा उन सभी ने मेरी तारीफ की।
मैं चुपचाप कमरे में बैठी थी और मोहन मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे लगा वो मुझे देख मेरी तारीफ करेगा, पर थोड़ी देर तक जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही संकोच करके उसकी तरफ देखा तो दूसरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, तब भी वो चुप था। मैं वहाँ से उठने ही वाली थी कि उतने में वो कहने लगा कि तुम आज सबसे सुंदर लग रही होगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तब मोहन दुखी होकर कहने लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ, और ये बात तुम्हारी माँ को मैंने शादी से पहले ही बता दी थी। ये सच सुनकर मैं वही स्तब्ध रह गई थी, और ये विश्वासघात मेरी माँ ने मेरे साथ किया, ये मुझे सच नहीं लग रहा था। मेरा पति अंधा था, वो मुझे देख नहीं सकता था, फिर मेरा ये रंग रूप, इतना तैयार होना, ये सब किस काम का। मेरे जीवन में तो पूरा अंधेरा सा ही छा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मोहन मेरे पास आया, पर मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने से दूर जाने के लिए कहा। वो रात मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। मैं रात भर रोती रही। मोहन ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी ताकि मैं उससे दूर न जाऊं। वो मुझे बाहर घुमाने भी ले गया, पर मुझे ये सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि तुम बहुत सुंदर हो, अब ऐसे मत रहा करो, सच संवर कर रहा करो, तो अपनी सुंदरता ऐसे कम मत करो। बहुत दिनों बाद मैंने अपने लिए ऐसे शब्द सुने। मुझे पता नहीं था कि वो किसका मैसेज था, पर उस इंसान को शब्दों से खेलना अच्छे से आता था। एक दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उतने में मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया और ये फ़ोन उसी इंसान का था। उसकी आवाज़ सुन मैं उससे बात करने से नहीं रोक पाई। थोड़ी देर बाद एक मुखौटा पहने एक लड़का खिड़की से मेरे कमरे में आया। उसका रंग गोरा था और आंखें मुखौटा पहनने के बावजूद भी बहुत नसीली थी। मैं उसे अपने कमरे से जाने के लिए बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वो मेरी तारीफ किए जा रहा था और मैं उसे अपने आप से रोक नहीं पा रही थी। फिर तो ये सिलसिला शुरू ही रहा। मोहन काम पर चला जाता, फिर ये घर में आता था। हम दिन रात फ़ोन पर बातें करते थे। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो मुझसे दिल से प्यार करता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपनी सीमा नहीं लांघी, पर बाद में यही लगा कि ये सब कुछ गलत है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरा ऐसा करना गलत था। मोहन और माँ का दिया हुआ धोखा और दूसरी तरफ इस लड़के का प्यार, मैं सब सोच सोच कर मानसिक रोगी जैसी बनती जा रही थी। एक दिन मैं पेन किलर लेने मोहन के कमरे में गई, तब वहाँ मुझे वही मुखौटा मिला जो वो लड़का पहनता था। मैं डर गई और सोचा कि शायद मोहन को सच पता चल गया है और उसी ने उसे मार डाला है। शाम को जब मोहन घर आया तो मैं बहुत लड़ी उसके साथ और उससे सच्चाई जाननी चाहिए, पर आगे का सच जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ मोहन कहने लगा कि वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये सब नाटक मेरे दोस्तों ने कहा था करने के लिए, ये देखने के लिए कि तुम अपने पति से वफादार हो या नहीं। माँ, ये आदमी धोखेबाज है, इसने मुझे फंसाया है, इसने हमारी गरीबी का फ़ायदा उठाया है और मुझे फंसाया है। जब मैंने अपने दामाद की तरफ देखा तो कहने लगा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नाटक इतना नहीं खींचना चाहिए था। मैं आपकी बेटी से सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो अंजू से माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजू भी सच जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। अब मैं भी आगे क्या कहती। मैंने अंजू और मोहन दोनों को समझाया और फिर अपने घर चली आई। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।